गुड आफ्टरनून, वेलकम। क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया। चलो, आज की बोर्ड जो हमारा एक वीडियो है उसमें हम जो मैंने लिख रखा है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो भैया चलो शुरू करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज को मैं एक ही वीडियो में खत्म करूंगा, फिर चाहिए 1 घंटा प्लस की ही क्यों ना हो जाए। ठीक, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता आपके लिए चीजें पाइल अप हो, तो एक बार में देखो और खत्म करो। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में तो करेंगे। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हिंदी बोले तो संवैधानिक निकाय इनको बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और एक होंगी हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक, वो होंगी असंवैधानिक निकाय। इन दोनों में बेसिक से बस अंतर इतना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, जब हमारा संविधान बना था, कब कब लाइक अडॉप्ट किया था हमने? 26 नवंबर 1949 में इनेक्ट एंड अडॉप्ट किया था। ठीक, लेकिन जो फाइनल इम्प्लीमेंटेशन था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ है, ध्यान रखना। तो जो चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग से ही मेंशन है। ठीक, और यह हो सकता है बाद में मेंशन की हूँ। लेकिन जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज हैं, जो असंवैधानिक निकाय हैं, मतलब कि ना वो शुरू से थी ना ही बाद में हमने संशोधन करके ऐड की हैं, वो क्या है? एक लॉ सिर्फ बना के उन पे काम चल रहा है, ऐसे करके मान सकते हो। ठीक, वो मैं आपको बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा कल के वीडियो में। आज तो आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज पढ़ो। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज नंबर 1। पहले मैं सब बॉडीज का नाम लिख देता हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो मैं आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पढ़ाऊंगा। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट। ठीक, फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन। लिख लो, ये बॉडीज कई बार पूछ लेती कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी और इज अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। ठीक है, फाइनेंस कमीशन ऑफ सेंटर का है और स्टेट का, स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, एसएफसी। उसके अलावा हमारा यूपीएससी। ठीक, स्टेट में होता है तो हमारा स्टेट का पीएससी। ठीक, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज हैं। फिर है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये सारे हो गए। फिर हमारे हैं कुछ एनसीएससी। ठीक, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, वैसी एनसी शेड्यूल ट्राइब, एनसी ओबीसी, ये सारे ऐड हुए हैं। मैं बता दूंगा कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुए हैं। ठीक है, माइनॉरिटीज के लिए ऐड हुए हैं। ठीक है, माइनॉरिटीज के लिए लैंग्वेज के बेसिस पर जो माइनॉरिटीज होती हैं उनके लिए अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर्स, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक, बाकी जो होंगे बता दूंगा आपको। तो शुरू करते हैं एक एक करके। ठीक है, तो नंबर 1 पे हमारा आता है AGI। ठीक, अब मैं इनके बारे में जो जो लिखूंगा आप बस वो लिख लेना और उसी को ही रिवाइज करना। क्वेश्चन सीधा इनसे बनता जाता, घुमाया नहीं जाता है। ठीक है, AGI का फुल फॉर्म है, पहली बात, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का महान महान्यायवादी। ठीक है, जैसे हम लोग लॉयर अपॉइंट करते हैं ना, तो अगर गवर्नमेंट को अगेंस्ट कोई केस कर देगा तो गवर्नमेंट की तरफ से कौन लड़ेगा केस? हमारा AGI। ठीक, चलो, अब सबसे पहली बात, ये कहाँ मेंशन, हमारे आर्टिकल, सॉरी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में मेंशन है? तो सबसे पहले हमारा आर्टिकल नंबर 76 बताता है कि भारत के पास एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा, ध्यान रखना। ठीक, करंटली कौन है? करंटली हमारे AGI क्या के वेणुगोपाल है? अगर नहीं है तो बताना आप लोग कमेंट करके, जो भी है। ठीक है, ध्यान रखना, इन चीजों का कई बार डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टॉप लॉ ऑफिसर होता है। ठीक, इसके अलावा मैं इसके बारे में यहाँ पे ऐसे डॉट करके लिख दूंगा, टर्म नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? अब देखो, अपॉइंटमेंट जितना लिखा हूं उतना लिखना, अपॉइंट बाय हमारे प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं, इसका मतलब अगर कभी इसको रिजाइन देना हुआ तो रिजाइन वो किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा। ठीक, ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ वो भी। इसके अलावा अगर रिमूवल हुआ, रिमूवल यानी कि इसको हटाना हुआ इसके पद से, तो भी हम क्या कर सकते हैं? इसको डायरेक्टली हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम कर रहा है। ठीक, क्योंकि इसको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ गए? अच्छा, अपॉइंट होने के लिए इसकी क्वालिफिकेशन लिख लूंगा, कोई बात नहीं, चीजें एक दो पीछे आगे पीछे होगी उससे फर्क नहीं पड़ता। मेजर इंपॉर्टेंट है कि हमें चीजें याद रखनी चाहिए, है क्या ये बंदा। ठीक है,
क्वालिफिकेशन की बात करें तो पहला तो आपका है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, COI, ठीक, वो तो पता ही है आपको। दूसरा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है AGI के लिए, अगर किसी को AGI बनना है तो वो उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड हो। अब सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फॉर रिवीजन, उसके पास मिनिमम या तो वो 5 साल तक जज रहा हो किसी कोर्ट में, हाई कोर्ट में मतलब, या फिर 10 ईयर एज एन एडवोकेट काम किया हो, ठीक है, या फिर हमारे प्रेसिडेंट की नज़रों में एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो। ये 3 क्वालिफिकेशन थी, ठीक है, तो वो क्वालिफिकेशन इस बंदे के अंदर होनी चाहिए, तो बन जाएगा AGI। समझ गए, इतनी चीज समझ आ गई। ओके, नेक्स्ट है इनका मेन काम क्या होता है। इनका जो वर्क होता है ये होता है किसी भी कोर्ट में, ठीक है, एनी कोर्ट ऑफ इंडिया या फिर एनी हाउस लाइक लोकसभा या राज्यसभा या स्टेट की जो भी है, वहां जाकर ये क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, सिटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं, राइट टू स्पीक, ठीक। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, किसी भी हाउस में जाके बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, बट विदाउट, वेरी इंपॉर्टेंट है, यही चीजें पूछी जाती हैं, राइट टू वोट, इनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। समझ गए, ओके। मैंने आपको एक आर्टिकल बताया था, आर्टिकल नंबर 143, जिसके थ्रू प्रेसिडेंट क्या करते हैं, एडवाइस लेते हैं, किससे, सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन किसके द्वारा, थ्रू AGI, पहले बताया था ना आपको, तो AGI के द्वारा एडवाइस लेते हैं, ठीक, ओके। अब AGI जो है हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनकी अभी अकेले काम तो करेंगे नहीं, इनके लिए सपोर्ट चाहिए, ठीक। तो इनका जो सपोर्ट सिस्टम होता है तो उनको बोलते हैं हम सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल हमारा टर्म कॉन्स्टिट्यूशन पहली बात मेंशन नहीं है, ध्यान रखना। इसको एक गवर्नमेंट हमारी, मतलब जो भी हमारी गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करती है, ठीक, इंपॉर्टेंट है। सॉलिसिटर जनरल, ध्यान रखना, AGI के अंडर काम करता है सॉलिसिटर जनरल, जस्ट टू प्रोवाइड एड एंड एडवाइस, लाइक एड देने के लिए AGI को। इसके अलावा AGI क्या फुल टाइम मेंबर हमारी गवर्नमेंट का, तो ध्यान रखना, ये फुल टाइम, AGI की फुल टाइम जॉब नहीं है, यानी कि वो क्या कर सकता है, अगर वो चाहे तो क्या वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, तो हाँ जी, ध्यान रखना, ये जो AGI होते हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गए, चलो, ये तो था हमारे AGI के बारे में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हमारे AGS, एक एक करके लिखते रहो बस फटाफट, टेंशन मत लो, इनसे इतने क्वेश्चन बनेगा, ज्यादा नहीं बनेगा। इनका बोलते हैं हमारे, जैसे सेंटर में होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऐसे बोलते हैं स्टेट में होंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ, हर एक स्टेट गवर्नमेंट के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट। समझ गए, ये इनके लिए जो आर्टिकल गिवन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो है 165, ओके। 76 में अगर 100 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 176, और अगर उसमें से 11 घटाओ, माइनस करो, तो 6 में से एक गया 5, 7 में से एक गया 6, 165। अरे हाँ यार, ये किसी ने मेरे को ट्रिक बताई थी, अब मैं आपको बताऊं। जैसे जो हमारे सेंटर के होंगे, मोस्टली ये ठीक होती है, 100% सभी में नहीं, बट हाँ 90% समथिंग ठीक है। सेंटर में जो भी है तो वो स्टेट में कैसे होगा, मतलब जैसे AGI हमारा सेंटर में, उनके लिए आर्टिकल 76 है, तो अगर हमें AGI का पता है तो हम AGS का निकाल सकते हैं, कैसे, जो भी आर्टिकल है उसमें आप 100 पहले जोड़ो, क्या हो जाएगा 176, और उसमें से माइनस कर दो 11, तो जो आर्टिकल आएगा वो इक्वल वैलेंट टू द होगा जो बंदा स्टेट का होगा, ठीक। खैर, एक ट्रिक थी, मैंने बता दिया आपको। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट होता है ये अपॉइंटेड बाई, जैसे सेंटर में था प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे, इसमें वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट होगा, ठीक। इसके अलावा अगर इनको देना है रिजाइन या फिर रिमूवल, रिजाइन देना है तो वो गवर्नमेंट गवर्नर को देंगे, और रिमूवल है तो गवर्नर के द्वारा डायरेक्टली किया जा सकता है। समझ गए, क्वालिफिकेशन की बात करें तो उसके लिए था सुप्रीम कोर्ट के बनने की जज, इसमें चाहिए हाई कोर्ट जज बनने की क्वालिफिकेशन। अब रिमेंबर, क्वालिफिकेशन क्या है, वो हाई कोर्ट के जज बनने की, ठीक, सॉरी, 10 साल तक एज एन एडवोकेट काम किया हो, या फिर 10 साल तक एज अ अधिवक्ता, जो भी होते हैं उनको क्या बोलते हैं, या फिर जो दूसरा एक्सपीरियंस रहा हो वो,
तो ये वाला था हाई कोर्ट जज बनने के लिए, ठीक है। टर्म की बात करें तो मेंशन नहीं है, यानी कि गवर्नर के प्लेजर पे काम करेंगे ये, ठीक है। प्लेजर मतलब जब चाहे गवर्नर हटा सकते हैं, ठीक। इसके अलावा जो इनका इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज फंक्शन, इनका फंक्शन है कि ये स्टेट गवर्नमेंट के टॉप लॉ ऑफिसर हैं, ठीक। इसके अलावा ये हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल में पार्ट ले सकते हैं, टेक पार्ट या फिर इन एनी कोर्ट ऑफ स्टेट। अब कोर्ट क्या हो सकते हैं, हाई कोर्ट तो है ही, इसके अलावा हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं ना, तो उनमें भी जाके ये क्या कर सकते हैं, वो भाई सेम राइट यार, राइट टू स्पीक है इनके पास, बोल सकते हैं ये, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज नहीं है, वो क्या है, विदाउट राइट टू वोट। बस इतनी चीजें हैं, वही लिखनी है अपने, और इससे ज्यादा क्वेश्चन जाता ही नहीं बाहर यार। मैं आपको भी बताऊंगा क्वेश्चन सीएपीएफ में कहाँ से पूछा गया था, ठीक। हमारी दो बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशन की खत्म हो गई। अब हम नेक्स्ट तीसरी बॉडी है जिसको हम बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक। तो सीएजी ये हमारे जो आर्टिकल इनके लिए दिया हुआ है, ये आर्टिकल 148 से 151 के बीच में। चूंकि ये सेंटर के लिए काम करते हैं तो ये पार्ट 5 में आएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि सेंटर पूरा पार्ट 5 में मेंशन है हमारा, समझ गए। आर्टिकल लिख लो इनका, सीएजी लिख मतलब लिख लो। जीसी मुर्मू है शायद अभी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अभी शायद गिरीश चंद्र मुर्मू है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। चलो देखो, एजीआई और एजीएस के पास हमारा सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं था, लेकिन इनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, ठीक। अब बताऊंगा इनको क्यों, ठीक। सबसे पहले तो ये होते हैं पार्लियामेंट के एजेंट, एजेंट ऑफ पार्लियामेंट, इन्हीं को ही बोलते हैं, पहली बात। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट के रेवेन्यू का खर्च को ऑडिट करते हैं ये। ऑडिट मतलब कि उसको देखते हैं कि कितना गवर्नमेंट ने कहाँ पे खर्च किया है, कहाँ नहीं किया है, ठीक। अब एक होता है ऑडिट, एक होता है अकाउंटिंग। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ, एक ऑडिट और अकाउंटिंग। पहले हमारा 1976 में क्या था, 1976 तक, अब देखो नाम में है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग दोनों का काम होना चाहिए, लेकिन 1976 तक ऑडिटिंग के साथ साथ ये करते थे अकाउंटिंग, काउंटिंग भी करते थे, ठीक है। अकाउंटिंग यानी कि ये दोनों काम कौन करता था, हमारे सीएजी भाई साहब करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1976 के बाद में ओनली ओनली इनका जो काम दिया गया वो ऑडिटिंग का दिया गया, अकाउंटिंग का काम छीन लिया गया, ठीक। तो ध्यान रखना 1976 के बाद से ये काम छीन लिया गया है, ओके। नेक्स्ट, हमारे सीएजी को हम क्या बोलते हैं, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, ठीक। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि वॉच डॉग ऑफ पब्लिक फाइनेंसेस कौन है, कि हमारा जो पैसा जाता है वो गवर्नमेंट कहाँ खर्च कर रही है, कैसे कैसे कर रही है, ये सबका ब्यौरा कौन देता है हमें, हमारे सीएजी भाई साहब। तो ध्यान रखना, ये दो जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है ये सीएजी के लिए मेंशन हमारे साथ मतलब बताएगी, ठीक। अच्छा, ये ऑडिटिंग वाला जो मैंने केस बताया था, इसके लिए आपको एक चीज और बताया था यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है। सेंटर में जो हमारे सीएजी हैं वो क्या करेंगे, ओनली ऑडिट करेंगे, ठीक। लेकिन अगर यही काम सेंटर की जगह ये स्टेट में करेंगे तो सीएजी के पास पावर है, वो ऑडिटिंग के साथ साथ अकाउंटिंग भी करेंगे। तो स्टेट में दोनों काम करेंगे और सेंटर में सिर्फ और सिर्फ ऑडिट करेंगे। मैंने बोला था इनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, ठीक। यानी कि हमारे सीएजी भाई साहब का सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर क्या है, या तो 6 साल होने पर या फिर 65 साल, जो पहले हो जाएगा उसी के अकॉर्डिंगली इनका रिटायरमेंट हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा इनका अपॉइंटमेंट की बात करें तो इनका अपॉइंटमेंट वही हमारे सेंटर के हैं तो हमारे दादी जी ये भी करेंगी, ठीक है, प्रेसिडेंट। और अगर उन्हें रिजाइन देना होगा तो जो अपॉइंट करेगा उनको ही वो रिजाइन देंगे। लेकिन एक चीज इनके लिए इंपॉर्टेंट है, चूंकि ये क्या है, इनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है,
तो अगर इन्हें रिमूव करना हो, रिमूवल की बात लानी हो, रिमूवल ऑफ सीएजी, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो रिमूवल ऑफ सीएजी जो होगा, इसको बोलते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं ना हमारे, मैंने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल क्या होता है, ठीक, वो इम्पोर्टेंट है, वो आप दोबारा ट्राई करो, मैंने पिछली वीडियो में बताया है। शायद एक फॉर एग्जाम्पल के लिए बता दूं, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, ठीक है। इसके अलावा जिस भी हाउस में लाना है उसके अकॉर्डिंग 100 लोकसभा के लिए और 50 राज्यसभा में, इतने मेंबर से सपोर्ट चाहिए। स्पीकर से वो कराना होगा क्या, इधर स्पीकर से अप्रूव कराना पड़ेगा, इधर चेयरमैन से, जहाँ भी आएगा। उसके बाद कमेटी बनेगी 3 मेंबर की, ठीक है। कमेटी में कौन कौन होंगे, एक सीजीआई हो सकते हैं, अगर सीजीआई नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के वो होंगे। दूसरे क्या होंगे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और तीसरे क्या होंगे हमारे एमिनेंट ज्यूरिस्ट, ठीक। ये 3 मेंबर बॉडी ये बताएगी गिल्टी है नहीं है, अगर गिल्टी है तो उनको स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट से पास करा के हटा दिया जाएगा हमारे सीएजी जी को, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक सीएजी ऐसे हैं जिनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब मैं आपको बताऊं रिटायरमेंट के बाद, अगर इनको, ये रिटायरमेंट के बाद क्या करते हैं क्या नहीं करते। ये रिटायरमेंट के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर रिटायरमेंट ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को ज्वाइन नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि भैया इन्होंने गवर्नमेंट का सारा खाता पता होता है, तो इसलिए ये ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे कल को हमारी गवर्नमेंट में खतरा पड़े, ठीक। सीएजी एक एक्चुअली एक्ट करते हैं एज अ फ्रेंड, या फिर बोल सकते हो फिलोसफर, या फिर गाइड। गाइड टू व्हाट, गाइड टू हमारे जो पब्लिक अकाउंट कमेटी था ना, पैक, बताता हूँ उसमें। अब ये पैक जो होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसमें होते हैं हमारे 22 मेंबर, 22 लोग, ठीक। ये मैं आगे बताऊंगा। 22 लोग में 15 होते हैं लोकसभा से, और बचे हुए 7 होते हैं हमारे राज्यसभा से, ठीक। पैक की बात करूँ, पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ इंडिया, जनरली जो पैक का जो लीडर होता है, लीडर यानी कि चेयरमैन, वो जनरली ऑपोजिशन पार्टीज होते हैं, ठीक, इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, सीएजी ही गाइड करता है हमारे पैक को, और पैक जो कमेटी है उसमें 22 लोग होते हैं, जिसमें 15 होते हैं लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से, लेकिन लीड जो करता है वो अपोजिंग पार्टी का लीडर होता है, वो चेयरमैन होता है, ठीक। ओके, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इनके रिगार्डिंग, आर्टिकल नंबर 151, ठीक। जो सीएजी क्या करते हैं, सीएजी रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक। और ये रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक, क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में ये देंगे प्रेसिडेंट को, ठीक, और स्टेट गवर्नमेंट वाली देंगे गवर्नर साहब को, नाम से में, ठीक। और गवर्नर देंगे हमारे सीएम को, और वो सीएम हमारे कहाँ रखेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधान परिषदों में रखेंगे, ठीक। सेम प्रेसिडेंट देंगे हमारे पीएम को साहब को, और पीएम ही क्या करेंगे, हमारी लोकसभा में रखेंगे अपनी पूरी बातें, डेटा दिखाएंगे कि देखो ये पैसा हमने यहाँ खर्च किया, यहाँ खर्च किया, वगैरह वगैरह, ठीक। तो ये था हमारा ऑल अबाउट सीएजी। नेक्स्ट बॉडी है, उसके बारे में हम बात करते हैं। 3 चीजें हैं, एक के बारे में खत्म कर दूंगा मैं उनको। हमारा नेशनल कमीशन, एनसी, नेशनल कमीशन, इसमें 3 आते हैं, एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट, एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब, और ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, देख इनके लिए जो आर्टिकल दे रखा है 338 है, एनसी एसटी के लिए आर्टिकल दे रखा है 338 ए, और एनसी ओबीसी के लिए दे रखा है उसके बाद वाला 338 बी। लिख लो, जितना बता रहा हूँ इससे ज्यादा क्वेश्चन बाहर नहीं जाना जा रहा, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज की, मतलब जब सीएपीएफ में बाहर नहीं जा सकता तो सीडीएस की तो क्या ही बोले, ठीक। ओके, अच्छा, एससी की मैक्सिमम पॉपुलेशन कौन से स्टेट में है, एससी की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो हमारे यूपी में है, और एसटी की बात करें तो वो हमारे एमपी में है, ध्यान रखना।
और ये पॉपुलेशन डेंसिटी वगैरह पढ़ लेना आप, किस स्टेट की ज़्यादा है किसकी कम है। ठीक, चलो अब एक एक करके बात करते हैं तीनों की नए बेसिस पर। सबसे पहले बात करते हैं हम NCSC, जिनके लिए आर्टिकल मेंशन है हमारा 338। ठीक, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये कास्ट के बेसिस पे इनको कमीशन दिया रखा है। ठीक, तो सबसे पहले बताते हैं कि एक 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 1990 का। इन्होंने क्या किया था, एक ऑफिसर से, कितना टाइम हो गया, 20 सेकंड। हाँ जी, तो 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या था, एक ही ऑफिसर है जो NCSC और NCST के लिए काम कर रहा था। ठीक, दोनों के लिए। फिर क्या हुआ था, नेक्स्ट अमेंडमेंट आया 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003, जिसमें इन्होंने इन दोनों को बाइफरकेट कर दिया, NCSC एंड NCST, इन दोनों को बाइफरकेट कर दिया। और फाइनल जो बाइफरकेशन था इन दोनों का, बाइफरकेट मतलब अलग अलग कर दिया, वो 2004 में इम्प्लीमेंट हुआ। ध्यान रखना, 2003 में आया, 2004 में बाइफरकेट हो गया और इसके आर्टिकल मिल गया था आर्टिकल 338, और इसको मिल गया था आर्टिकल नंबर 338A। ठीक, अब बात करते हैं इनके मेंबर की। देखो कुछ नहीं है, मेंबर वही है, सेम है, चाहे NCSC हो चाहे NCST हो, बट ठीक है, पहले हम बात करते हैं मेंबर ऑफ NCSC, जो आर्टिकल नंबर 338 में मेंशन है। तो इसमें जो मेंबर बॉडी होती है, इसमें होते हैं हमारे एक चेयरपर्सन होते हैं, फिर एक उनकी सपोर्ट के लिए होंगे 22 चेयरपर्सन। ठीक, ये लिख लेना, और 3 अदर मेंबर होते हैं। अब ये हो गए टोटल 5 मेंबर बॉडी। अब ये 5 मेंबर जो बॉडी है हमारे NCSC की, ये अपॉइंट कौन करेगा, तो भैया क्योंकि ये सेंटर का मामला है, तो अपॉइंट कौन करेंगे, हमारे प्रेसिडेंट साहिबा अपॉइंट करेंगी, दादी जी। ठीक, ध्यान रखना। और ये जो 5 मेंबर हैं अपनी एक रिपोर्ट भी तो बनाएंगे ना हर साल, तो ये जो रिपोर्ट बनाएंगे, तो ये अपनी रिपोर्ट हर बार किसको देते हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब को। और प्रेसिडेंट आपको पता है PM को देंगे, और PM साहब ही, अगर कभी भी क्वेश्चन उठेगा कि NCSC मतलब स्टेट शेड्यूल कास्ट के लिए आपने क्या किया, तो PM साहब बता देंगे वही लोकसभा पे हमने ये किया। ठीक, ये तो हो गया हमारा NCSC के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं हम NCST। कंफ्यूज मत होना, रट लेना या फिर कुछ भी कर लेना, ये एक ही बार में याद हो जाएगा, नहीं तो एक दो बार कॉपी पर लिख लेना अपने हिसाब से, आ जाएगा। NCST यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। ठीक, शेड्यूल ट्राइब के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए ये, तो ये बनी है 2004 में, आपको पता है 89th अमेंडमेंट के बाद 2004 में बाइफरकेट हो गई थी। ठीक है, सिमिलरली टू द NCSC, ये भी क्या है, एक 5 मेंबर बॉडी है। ठीक, इसमें वही 5 लोग हैं, कौन कौन, एक चेयरमैन है हमारे, ठीक, एक 22 चेयरमैन है, और 3 अदर मेंबर है। ठीक, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, यही है सेम। अपॉइंट कौन करेंगे, हमारे दादाजी, दादी जी, प्रेसिडेंट जी। ठीक है, और ये अपनी रिपोर्ट फिर से किसको देंगे, हमारी दादी जी को देंगे, और प्रेसिडेंट किसको देंगे, PM को, और PM कहाँ बताएंगे, लोकसभा में। खत्म। इसके अलावा ये जो 5 मेंबर बॉडी है, इसके एक दो काम और हैं, वो क्या है कि अगर इनको अपनी कम्युनिटी के रिगार्डिंग को सजेशन देना है, तो दे कैन गिव सजेशन टू द गवर्नमेंट। ठीक, और किस टाइप ऑफ सजेशन होंगे, रिगार्डिंग द वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा NCST, एक एक पन्ने का काम है और कुछ भी नहीं है। तीसरी बॉडी इसी में थी, वो थी हमारी NCOBC, नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक, आर्टिकल आपको पहले बता चुका हूँ, आर्टिकल नंबर 338B में मेंशन है ये। ओके, अच्छा, ये जो ऐड हुआ है, ये एक अमेंडमेंट था 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ध्यान रखना, इस अमेंडमेंट से ऐड हुए हैं, और ये कब हुआ था, 2018 में। इससे ऐड हुआ हमारा NCOBC। ठीक है, सेम टू द NCSC एंड NCST, ये भी क्या है, एक 5 मेंबर बॉडी है, और 5 मेंबर आपको पता ही है कौन कौन होंगे, अब तो आपको पता लग गया होगा। एक हमारे चेयरमैन है, एक हमारे 22 चेयरमैन है, और प्लस 3
अदर मेंबर्स, ठीक। और ये भी हमारे दादाजी अपॉइंट करेंगे, दादी जी सॉरी, अभी करंट में तो है। और इनका जो टेन्योर होगा ना, ध्यान रखना, ये सभी मेट कर लेना, टेन्योर भी हमारे डिसाइड करेंगे प्रेसिडेंट, यानी कि ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम करते हैं, ठीक। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर उनको नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट बॉडी है स्पेशल ऑफिसर। स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, किसके लिए? फॉर लिंग्विस्टिक, यानी कि भाषाई आधार पर जो अल्पसंख्यक लोग हैं, माइनॉरिटीज है ना, उनके लिए हमारी स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसका जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 350 एंड बी, ठीक। ये जो केस है ये पार्ट हमारे 17 में मेंशन है, ध्यान रखना, पार्ट 17 में आता है, आर्टिकल 350 बी है, ठीक। अब चूंकि 350 बी है यानी कि कहीं ना कहीं इसमें अमेंडमेंट हुआ होगा, तो ये ऐड हुआ है 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956। ओके, चलो इनकी बात करें तो इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, जो इस पर्टिकुलर ऑफिसर का, तो ये अपॉइंटमेंट भी क्या होता है, हमारे दादी जी करेंगी, ठीक है, प्रेसिडेंट साहिबा। इसके अलावा जो हमारा लिंग्विस्टिक का ऑफिसर है वो अपनी रिपोर्ट भी किसको देगा, रिपोर्ट सबमिट करेगा प्रेसिडेंट जी को, ठीक। ये जो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है ये एमएचए के अंडर काम करती है, ध्यान रखना, एमएचए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती है, ठीक। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हमारे इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में है, जहाँ तो लिख लेना आप, जहाँ तो रहने, प्रयागराज कहाँ है, यूपी में है, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। अब बात करेंगे हमारी नेक्स्ट, दैट इज इम्पोर्टेंट, फाइनेंस कमीशन, ठीक। चाहो तो आप लोग ब्रेक ले लो, लेकिन लिखते रहना, और इनको एक बार ही लिखना और बस डेली पढ़ लेना एक बार, खाली पेट या फिर पानी के साथ, जो भी आप चाहो। चलो अब फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं, तो आर्टिकल सॉरी पार्ट 100 सॉरी क्या बोल पार्ट नंबर 12, ठीक है, भाग 12 मेंशन हमारा फाइनेंस कमीशन, जिसके लिए आर्टिकल हमारा दिया गया है 280, इंपॉर्टेंट है, लिखो। करंटली जो फाइनेंस कमीशन के हेड हैं, चेयरमैन है, वो है एनके सिंह, ठीक। इनको जो अपॉइंट किया है एनके सिंह को, यानी कि चेयरमैन को, अपॉइंट बाय वही सेंटर के, मोस्टली अपॉइंटमेंट किसके द्वारा हो रहे हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा। और अगर इनको क्या करना है, अपना रेजिग्नेशन देना है, रिजाइन मारना है, तो ये किसको देंगे, प्रेसिडेंट साहब को, क्यों, क्योंकि यही अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ओके। जो फाइनेंस कमीशन हमारा होता है ये एक एक्चुअली क्वासी जुडिशियल बॉडी हुआ करता था, ठीक है, अर्ध न्यायिक निकाय, बाई 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसको हमने ऐड किया था, ठीक। बट इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट लिख सकता हूँ, फाइनेंस कमीशन क्या है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है। खैर, फाइनेंस कमीशन मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट बनाते हैं, तो कॉम्पोजिशन क्या है इसका, यानी कि हाउ मेनी मेंबर्स यूज्ड टू बी देयर इन दिस। कॉम्पोजिशन की बात करें तो अगेन 5 मेंबर बॉडी है, ठीक। अब 5 मेंबर में क्या होंगे, एक तो हमारे चेयरमैन होंगे, अब इसमें वाइस चेयरमैन नहीं होते, एक चेयरमैन के साथ साथ 4 अदर मेंबर डायरेक्टली, नो वाइस चेयरमैन, ठीक। क्या ये रीअपॉइंटमेंट हो सकते हैं, तो भैया यस, दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, जबकि सीएजी वगैरह अपनी जगह पे नहीं हो सकते, ये एलिजिबल है, ओके। अभी तक कितने बन चुके हैं, तो ध्यान रखना, अभी तक 15 फाइनेंस कमीशन बन चुके हैं, ठीक। टेन्योर की बात करें तो यस, जिनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है ये 5 साल के लिए बनाए जाते हैं, ठीक। जो 15 बने हैं ये कब से, ये फ्रॉम इंडिपेंडेंस से बने हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग से ही मेंशन है, ठीक। फ्रॉम इंडिपेंडेंस से 15 बन चुके हैं, टेन्योर 5 साल का होता है, तो ये हो गया। अच्छा, जो चेयरमैन और अदर मेंबर्स हैं, इनकी इंपॉर्टेंट एक चीज ये है कि कहाँ से चूज किए जाते हैं, तो उनकी एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ना। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो दो चीजें हैं, पहली तो उनको पब्लिक सेक्टर का
वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए थोड़ा बहुत अच्छा खासा। सेकंड है कि उनको फाइनेंशियल मैटर्स में या फाइनेंशियल मैटर्स का ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। दे शुड बी नोइंग अबाउट द फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ इट। ठीक, तो ये तो आपका था फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट बॉडी जो है स्टेट का फाइनेंस कमीशन। ठीक, स्टेट का फाइनेंस कमीशन जो मेंशन है वो पार्ट 9 में मेंशन है हमारे, और इसको जो ऐड किया गया है एडेड बाय 73 एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 और 1993 जो भी है, इनसे दो चीजें और हैं। इससे हुई है म्यूनिसपैलिटी, इससे हुई हमारी पंचायत। ये मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तब नहीं, इससे हुई है पंचायत, इससे हुई है म्यूनिसपैलिटी, उल्टा बता दिया। कोई नहीं, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ये दोनों तब बता दूंगा, क्या छोड़ो। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन आपको पता लग गया, पार्ट 9 में है आपको। इसका बस यही काम है यार, कुछ भी नहीं है। पैसे का बंटवारा करना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना, बाइफरकेट करना पैसे को बिटवीन किसके, मैंने बताया था ना, पंचायत और म्यूनिसपैलिटी के बीच में। अब ये पंचायत के लिए आर्टिकल है, वो है 243I में मेंशन है हमारी पंचायत, और म्यूनिसपैलिटी के लिए है 243 ठीक, ओके। टर्म इनका वही सेम टू द फाइनेंस कमीशन 5 साल। ठीक, जैसे उसमें उनका अपॉइंटमेंट किससे हो रहा था, प्रेसिडेंट के द्वारा, इसमें अपॉइंटमेंट किससे हो रहा है, स्टेट में है तो गवर्नर के द्वारा, खत्म, रेजिग्नेशन भी गवर्नमेंट गवर्नर को। ये तो था स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में। ओके, अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी जिसके लिए अपनी खून पसीना कर देते हो, दैट इज यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक, इसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद हम करेंगे स्टेट पीएससी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके बाद हमारा ये खत्म हो जाएगा। तो यूपीएससी सबसे पहले तो हमारे मेंशन है आर्टिकल नंबर 315 से लेकर के 323। ओके, चलो, ये एक पब्लिक सर्विस कमीशन आपको पता ही है। ठीक, और पब्लिक सर्विस कमीशन का हमने जो लिया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से लिया है, ये आपको याद होना चाहिए। जो मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाया था तो आपको पढ़ाया होगा कि यूपीएससी सर्विसेज कब से पहले किसने कहाँ स्टार्ट हुई थी और कब स्टार्ट हुई थी, किसने स्टार्ट किया, आप बताओ। ठीक, अच्छा, यूपीएससी जो है ये रिक्रूटमेंट कौन करता है आपको पता है, रिक्रूटेड बाय हमारा सेंटर। ठीक, रिक्रूटमेंट सेंटर करता है, लेकिन जब तक ये सर्विस में है तब तक इनको पेमेंट मिलता है बाय जिस पर्टिकुलर स्टेट में ये कर रहे होते हैं, पेड बाय स्टेट। ठीक, लेकिन जब ये रिटायर होते हैं ना, तो जो पेंशन मिलती है, मैंने आपको पहले बताया होगा पिछली क्लास में, तो जो पेंशन मिलती है वो हमारे सेंटर से मिलती है, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलती है। 266 में जो आ रहा था ना, उससे 266(1) में पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया था, वो 266(3) में आ रहा था। तो आर्टिकल ध्यान रखना आप, सेंटर के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलती है तो पेंशन। पब्लिक सर्विस कमीशन आपको पता ही कौन कौन होते हैं, आईपीएस, आईएएस, आईएफएस वगैरह, ये लोग। ओके, चलो अब बात करते हैं हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ यूपीएससी की। कॉम्पोजिशन यानी कि कितने लोग हैं, कैसे वो बनाते हैं। तो कॉम्पोजिशन में सबसे पहले तो एक हमारे होते हैं चेयरमैन प्लस सम मेंबर्स होते हैं। अब ये सम कितने होंगे यार, तो सम की जगह आप बोल सकते हो जनरली 9 से 11 होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है हमारे इंक्लूड होते हैं चेयरमैन साहब, इंक्लूडिंग चेयरमैन। ठीक, ये हो गया। अभी ये ऑल जो मेंबर्स होते हैं इन सब का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है, प्रेसिडेंट द्वारा। ठीक, अब ध्यान रखना, जो ये सम नंबर वाली मेंबर्स वाली संख्या है ना 9 से 11, ये 9 होगी, 11 होगी, 10 होगी, ये डिसाइड करेंगे हमारे प्रेसिडेंट साहब। और आपको पता है प्रेसिडेंट कोई काम अपने हिसाब से करते नहीं है, तो हमारे हमारे जो भी मिनिस्टर हैं वो करेंगे। ठीक, तो ये ध्यान रखना, यूपीएससी में एक चेयरमैन होंगे, वो तो होंगे ही होंगे, अदर जो सब मेंबर्स होंगे उनका जो डिसीजन होगा वो प्रेसिडेंट साहब लेंगे, और उनको अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ही करेंगे। ठीक, इसके अलावा ओनली राज्यसभा हैज पावर
टू मेक एनी न्यू पब्लिक सर्विस कमीशन। आपको पता है ना, राज्यसभा की बात करें, ये एक अलग से टर्म था, बता दिया। अच्छा, जो हमारे चेयरमैन एक हैं और बाकी अदर मेंबर्स हैं, उनकी क्या कुछ क्वालिफिकेशन होती है क्या? मतलब अब यूपीएससी आप जैसे लोगों को एग्जाम ले रही है, इतने पढ़े लिखे लोगों को, तो उनका कुछ क्वालिफिकेशन होगा? तो भैया सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, इनकी क्वालिफिकेशन का कोई प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब्ड फीचर नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे बड़ी बात पहली। दूसरी बात है, लेकिन इसमें एक टर्म दे रखा है कि बट एटलीस्ट जो हमारे 50% मेंबर होंगे ना, वो मिनिमम 10 साल का उनको वर्क एक्सपीरियंस हो अंडर किसके, या तो गवर्नमेंट या फिर सेंटर, अंडर गवर्नमेंट ऑफ किसकी, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब ये बताया कि 50% मेंबर को मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेंटर या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। और कौन सा एक्सपीरियंस की बात करना है ये भैया, वर्क एक्सपीरियंस। ठीक, तो ये तो इनका क्वालिफिकेशन है। अब सोचो क्या ही क्वालिफिकेशन और किसका एग्जाम दे रहे हैं। खैर, टर्म की बात करें तो यस, इनके पास सिक्योरिटी ऑफ टर्म है, ध्यान रखना 6 साल या फिर 65 ईयर्स, जो पहले हो जाए। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे मैं 65 बता रहा हूँ, जब स्टेट का पीएससी बताऊंगा तो देखना उसमें डिफरेंट हो जाएगा कुछ। ओके, इसके अलावा क्या वो री अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हैं? तो देखो, री अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है अगर उनको सेम पोस्ट दी जा रही है, सेम पोस्ट के लिए नहीं है। बट अगर पोस्ट इंक्रीज करके दी जा रही है तो यस। अब मैं आपको बताऊंगा वो क्या होता है जब मैं स्टेट बताऊंगा तब। ठीक, चलो मैं आपको बेसिक बताता हूँ। जैसे आपको बताया था ना, एक चेयरमैन है प्लस 9 से 11 अदर मेंबर्स। तो इनमें से देखो, अगर चेयरमैन रिटायर होंगे तो सबसे बड़ी संस्था हमारी यूपीएससी है, इससे ऊपर कोई है नहीं कमीशन। ठीक है, तो अगर चेयरमैन रिटायर हो गए तो ही कैन नॉट गो फॉर रीअपॉइंटमेंट, मतलब वो रिटायर ही है, खत्म। लेकिन जो अदर मेंबर्स है, 9 to 11 अदर मेंबर्स है, इनमें से अगर कोई बंदा को पोस्ट मिलती है, कौन सी, चेयरमैन की, क्या वो लेगा? तो यस, ही कैन गो फॉर द रीअपॉइंटमेंट। बट इन केस अगर उसको सेम पोस्ट मिल रही है कि अगेन ही इज गोइंग टू बी रीअपॉइंट फॉर द मेंबर ओनली, तो ही इज नॉट गोइंग टू बी गेट अपॉइंटेड। मतलब सेम रैंक पे नहीं जाएगा बंदा, उससे ऊपर वाली रैंक के लिए यस ही कैन बी अपॉइंटेड। ठीक, इंपॉर्टेंट है। जब मैं स्टेट वाला बताऊंगा तो ज्यादा अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर पाऊँ, क्योंकि इसमें ज्यादा रैंक्स है नहीं। ठीक, ओके। इनका एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिमूवल, ग्राउंड ऑफ रिमूवल। आप इनको कैसे हटा सकते हो, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली बात, रिमूवल होगा तो प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक, लेकिन जो ग्राउंड है आपको कुछ मतलब देना पड़ेगा रीजन। तो उन्होंने दे रखा है सबसे पहला कि या तो बंदा दिवालिया हो जाए, ठीक, या तो इंगेज हो जाए इन अदर वर्क, इंगेज इन अदर वर्क, या फिर कोई मेंटली या फिजिकली बंदा हैंडीकैप या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाए तब, काइंड ऑफ। ठीक, सबसे जो बड़ा है वो है मिसबिहेवियर के केस में। मिसबिहेवियर का केस या फिर इनकैपेसिटी, ये जो 4 ग्राउंड दे रखे हैं ना, ये खतरनाक है। अच्छा, इन 3 केस में तो इनको हटाया जा सकता है, जो भी है मैं बताऊंगा। बट जो चौथा केस है, दैट इज मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी, इसके लिए क्या करेंगे दादाजी, यानी कि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, वो रेफर करेंगे इनको, इनके केस को कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। मैंने आपको बताया था जब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ा रहा था। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट को दादाजी रेफर करेंगे, एंड जो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, जो डिसीजन लेगा, वो हमारे प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग होगा। ध्यान रखना, बाइंडिंग होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये 3 रीजन है तो प्रेसिडेंट डायरेक्टली हटा सकते हैं, ठीक, डायरेक्टली रिमूव कर देंगे। लेकिन इन केस अगर ऐसा कुछ केस है कि मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी वाला जब ग्राउंड आ जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट को दादाजी रेफर करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन लेगा दैट विल बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, और उसके अकॉर्डिंग ही प्रेसिडेंट
एक्ट करेंगे। समझ गए? चलो, इनके पास सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, जो मैंने आपको क्या बताया था, 6 ईयर या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज, जो पहले हो जाए उसके अकॉर्डिंग रिटायर हो जाएंगे। ठीक, यूपीएससी चेयरमैन जो मैंने आपको बता दिया, दोबारा बता दे रहा हूँ, यूपीएससी का चेयरमैन नॉट एलिजिबल फॉर एनी पोस्ट। क्यों? वो ऑलरेडी मैक्सिमम लिमिट के पहुंच चुका है। ओके, कोई अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। लेकिन जो यूपीएससी के मेंबर्स हैं वो किसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं? अच्छा, हाँ, इसमें एक चीज आएगी कि दे आर एलिजिबल फॉर टू थिंग्स। पहला तो या तो उनको मिले यूपीएससी का चेयरमैन का रैंक, ठीक, तो वो अपॉइंट हो जाएंगे, रीअपॉइंट हो जाएंगे, या फिर स्टेट पर, हाँ ये मैं भूल गया था, स्टेट स्टेट पीएससी या फिर आईपीएससी। ठीक, यानी कि इंटीग्रेटेड, यानी कि दो स्टेट्स के लिए कई बार बना देते हैं ना पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इन केसेस में अगर इन दोनों का मेंबर नहीं, इन दोनों का चेयरमैन का रैंक मिले तो, यानी कि यूपीएससी का मेंबर सिर्फ और सिर्फ बन सकता है चेयरमैन, चाहे वो यूपीएससी का, चाहे स्टेट पीएससी का, चाहे इंटीग्रेटेड पब्लिक सर्विस कमीशन का, सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन बन सकता है, वो मेंबर किसी का भी नहीं बन सकता। लेकिन यूपीएससी का जो चेयरमैन है वो कुछ नहीं बन सकता, वो रिटायर ही होगा, कुछ नहीं होगा उसका। ठीक, अच्छा, इन दोनों की जो मैक्सिमम एज लिमिट है ना, वो 6 ईयर या फिर 62 ईयर्स है, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। अब बात करते हैं हमारे स्टेट पीएससी, दैट इज योर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक, तो सबसे पहले कॉम्पोजिशन की बात करें तो वही चेयरमैन प्लस सम मेंबर्स कितने होंगे, डिसीजन कौन लेगा, हमारा गवर्नर साहब। पहली बात, हाँ, इनकी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अपॉइंट कौन करेगा, अपॉइंट बाई, अब स्टेट में है तो गवर्नर करेंगे, लेकिन 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 जो इनका रिमूवल है वो ओनली एंड ओनली बाय प्रेसिडेंट। बहुत तगड़ा ट्रिक है ये, ठीक, ध्यान रखना। पीएससी की बात करें, मजाक तो है नहीं, तो रिमूवल टफ होगा ना, तो हमारे प्रेसिडेंट साहब कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लेना। टर्म की बात करें 6 ईयर या फिर 62 ईयर्स, जो भी है। अब ये चीज दे रखी है, यानी कि इनके पास भी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। ओके, बाकी जो मैंने आपको बताया था ग्राउंड ऑफ रिमूवल वो सेम है। ठीक, एक दिवालिया, दूसरा जो भी था फिजिकली मेंटली हैंडीकैप, या फिर तीसरा जो भी रीजन था क्या था कि मान लो किसी और अदर एम्प्लॉयमेंट में एंगेज हो गए। इस इन तीनों केसेस में तो डायरेक्टली अपॉइंट, सॉरी, रिमूव कर देंगे हमारे प्रेसिडेंट। बट जो चौथा था मिस बिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी के केस में सुप्रीम कोर्ट को रेफर करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो मानने के लिए प्रेसिडेंट बाइंडिंग होंगे, बाध्य होंगे। ठीक, ये तो एलिजिबल वाला है, सॉरी, रिमूवल वाला है। अब इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो है री एलिजिबिलिटी। आपको समझाऊंगा, आप एक बार में समझ जाओगे, फिर आप अपने आप बना लोगे। तो पहली बात, स्टेट पीएससी का जो चेयरमैन है वो री एलिजिबल किस किस पोस्ट के लिए हो सकता है, आप खुद बता दोगे कि सबसे पहली बात, कांट बी अपॉइंटेड, सॉरी, कैन बी अपॉइंटेड। अब देखो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन है, तो इससे ऊपर के रैंक के लिए होगा, पहला, या तो उसको यूपीएससी का मेंबर बनाया जाए, क्यों, स्टेट पीएससी से ऊपर है। दूसरा, या तो उसको यूपीएससी का चेयरमैन बनाया जाए, ठीक, या फिर उसको किसी अदर स्टेट की स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाया जाए। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हमने कहा था इस यूपीएससी का चेयरमैन चेयरमैन नहीं बन सकता, लेकिन स्टेट का जो चेयरमैन है वो दूसरे किसी स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन सकता है, ध्यान रखना। डिफरेंट एसपी स्टेट पीएससी का चेयरमैन। इसके अलावा जो चेयरमैन है ना किसका, जेपीएससी, अभी जेपीएससी क्या है, वही इंटीग्रेटेड वाली ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन यार, वही आई नहीं, जे मान लो यार, ठीक है, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाया जाएगा।
तो जो ये किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन है तो वो हमेशा चेयरमैन ही बनेगा। सेम सेम स्टेट का नहीं दोबारा बनेगा, बाकी स्टेट का बन सकता है, डिफरेंट स्टेट पीएससी का बन सकता है, जीपीएससी का बन सकता है, यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है और यूपीएससी का मेंबर बन सकता है। ये 4 पोस्ट इनके लिए एलिजिबल है, बाकी नहीं। अब सबसे खतरनाक आता है, वो है दूसरा, जो कि हमारा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो बंदा मेंबर है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये किस किस के लिए री अपॉइंट हो सकता है? तो पहला तो सेम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का अगर उसको क्या मौका मिले चेयरमैन बनने का, ठीक। दूसरा, अगर उसको डिफरेंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का सेम चेयरमैन बनने का मौका मिले, उससे ऊपर का ही रैंक है। तीसरा, या तो उसको यूपीएससी का मेंबर बना दो भैया, ठीक, या तो उसको यूपीएससी का चेयरमैन बना दो, उससे ऊपर क्या होना चाहिए, बाकी जितने भी है सारे हो सकते हैं, ठीक। या फिर पांचवा क्या है, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन। अब उसमें आपने एक चीज देखी इसमें, वो क्या है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का बंदा जो मेंबर है वो किसी डिफरेंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर नहीं बन सकता, वो बनेगा तो चेयरमैन बनेगा, ठीक। ये तो था हमारा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब जो नेक्स्ट बॉडी है, लास्ट बॉडी हमारी, दैट इज ईसीआई, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दैट इज मेंशन है हमारे पार्ट नंबर 15 में, वेरी इंपॉर्टेंट, और आर्टिकल है 324 से लेकर 329 के बीच में, ठीक, लिख लो। करेंटली जो है हमारे, इफ, एक मिनट रुको, हाँ जी, तो जो करेंटली है हमारे 25th इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, दैट इज उनका नाम है राजीव कुमार जी, ठीक। डाउट था बट मैं कंफर्म कर रहा था, बट ठीक है, चलो। अब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये इलेक्शन कराती किस किस के है। तो सबसे पहली बात भैया, इलेक्शन जो कराएगी ये हमारे जो पार्लियामेंट के जो भी मेंबर होते हैं, इसके अलावा प्रेसिडेंट, ठीक, पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा राज्यसभा इन सबके लोगों के, इसके अलावा हमारे वाइस प्रेसिडेंट भाई साहब, इनके भी करवाती है। इसके अलावा स्टेट में होते हैं हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ध्यान रखना इनके भी करवाती है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो स्टेट की इलेक्शन कमीशन होती है ना, वो करवाती है स्टेट में पंचायत और म्यूनिसपैलिटी सबके होते हैं, उनके इलेक्शन कराती है, ठीक है, बाकी ये कराती है, ओके। अब बात करते हैं इसमें मेंबर्स कितने होते हैं। हमारे इलेक्शन कमीशन में होते हैं एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक, प्लस दो इलेक्शन अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, ठीक। और ये जो स्ट्रेंथ है ना, ये 3 होंगे 4 होंगे जो भी है, ध्यान रखना। सबसे पहले स्ट्रेंथ कौन डिसाइड करता है, हमारे प्रेसिडेंट साहब, ठीक। इसके अलावा इन तीनों को अपॉइंट भी कौन करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब। इसके अलावा अगर इनको रिजाइन देना हो तो भी ये देंगे प्रेसिडेंट को, तो देख रहे हो ऐसे है। चलो, इंपॉर्टेंट चीज क्वालिफिकेशन, तो भैया इनकी भी कोई क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है, नॉट मेंशन्ड कि कोई अंगूठा छाप भी बन सकता है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ऐसा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। लेकिन टर्म की बात करें तो यस, इनके पास है 6 ईयर या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज, और ये किसके इक्विवेलेंट है, सीएजी और यूपीएससी के मेंबर्स के इक्विवेलेंट है ना, तो ऐसे आप ट्रिक बना सकते हो, बना तो याद रख सकते हो, ठीक। तो ये हो गया। लेकिन अब इनकी बात करें रिमूवल की, तो रिमूवल इंपॉर्टेंट है। पहली बात, रिमूवल बाय पार्लियामेंट होगा, फर्स्ट थिंग, राइट। लेकिन जो चेयरमैन का अगर रिमूवल होगा ना, तो रिमूवल ऑफ चेयरमैन, ये इंपॉर्टेंट है, ये होगा सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल की तरह होगा, यानी कि कौन सी मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी, ठीक। लेकिन अगर रिमूवल ऑफ चेयरमैन के अलावा अदर मेंबर्स के रिमूवल की बात करें, रिमूवल ऑफ
अदर मेंबर जो 2 या 3 जो भी स्ट्रेंथ डिसाइड करेंगे प्रेसिडेंट, उनका क्या होगा, ओनली चीफ इलेक्शन कमीशन की एडवाइस पर हटा दिया जा सकता है। लेकिन ये जो एडवाइस होगी ये बाइंडिंग होगी क्या, तो भैया नहीं, ये हमारी प्रेसिडेंट साहिबा पर बाइंडिंग नहीं होगी, वो चाहे हटाएं वो चाहे ना हटाएं, क्योंकि ये अल्टीमेटली काम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग। इतना तो है इनके पास। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर बता ही चुका हूँ है, ओके। ध्यान रखना जिन जिन के पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, जिन जिन के पास नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फंक्शन देख लो, उसके बाद हम खत्म करते हैं हमारा ये चैप्टर। फंक्शन की बात करते हैं, तो हमारा इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट बनाता है, ठीक। इसके अलावा डेट शेड्यूल करता है इलेक्शन की, ठीक। नेक्स्ट, नॉमिनेशन पेपर को स्क्रूटनाइज कराता है ना। नेक्स्ट है हमारी पार्टीज को सिंबल बांटता है ना, कि इसको कमल मिलेगा, इसको हाँ पंजा मिलेगा, इसको हंसिया मिलेगा वगैरह वगैरह। खेत में नहीं अनाज उगाता हुआ किसान, वो सब, ठीक। आपने सुना होगा आचार संहिता, इसको क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, याद नहीं आ रहा मेरे को, जो इलेक्शन से थोड़े दिन पहले अप्लाई होती है कि लीकर वगैरह सब बैन हो जाता है, सारे हथियार बैन रख दिए जाते हैं वगैरह वगैरह, क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा। तो वो अप्लाई करता है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा एमपीज के, मैंने आपको बताया था जब एमपीज का डिस्क्वालिफिकेशन होगा उसके रिगार्डिंग, आपको पता ही है, दादाजी को एडवाइस देता है, ठीक। और एमएलए जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, इनके रिगार्डिंग गवर्नर को स्टेट में एडवाइस देता है। लेकिन आपको पता है एमपीज को अच्छा छोड़, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, तो इतना ही ध्यान रखूंगा। नहीं तो मैं ये बताने वाला था कि एमपी और एमएलए का जो एंटी डिफेक्शन होता है ना, एंटी डिफेक्शन की पावर जो होती है वो कौन डिसाइड करता है, वो अगर लेजिस्लेटिव सॉरी लोकसभा है तो चेयरमैन, ठीक। राज्यसभा है सॉरी लोकसभा है तो स्पीकर, व्हाट एम आई सेइंग ब्रो, राज्यसभा है तो चेयरमैन, सिमिलर टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है तो हमारा स्पीकर, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो हमारे चेयरमैन, ये डिसाइड करते हैं। और जो भी बताएंगे कि यस या नो एंटी डिफेक्शन के रिगार्डिंग, उसको ले जाके आप कोर्ट में ले जा सकते हो उनके डिसीजन को, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। एक चीज लिख लो, गारंटेड नो क्वेश्चन विल बी गो आउट ऑफ दिस, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी से आएगा नो क्वेश्चन विल बी बाहर ऑफ दिस, ओके। चलो, so this is my sign, we'll see in the next video with the non constitution bodies. Find it out, WhatsApp me on this number or you can comment down for your श्रद्धा, ठीक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लंबी होगी वीडियो वाली, बट सॉरी एंड आई होप यू शुड से थैंक यू। पर ठीक है, जो भी करो बस पढ़ाई करो, एग्जाम बहुत पास है। अब मैं इसके बाद एक दो चार वीडियो खत्म करके और मैं ज्योग्राफी खत्म करके अब उसके बाद बंद कर दूंगा, फिर आप लोग अपना रिवाइज करो, ठीक है। फिर जब आप कुछ रिमाइंड करोगे तभी करेंगे, नहीं तो नहीं। ओके, सी यू यार, तब तक के लिए टाटा हुआ है, गुड नाइट, टेक केयर।